गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें भी छोड़ी हुई थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक जो डाइवर्सिटी है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहली डाइवर्सिटी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो डाइवर्सिटी का पहला पार्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का अध्ययन जब हम एक ही स्पीशीज के अंदर करते हैं, एट द लेवल ऑफ स्पीशीज स्टडी द डाइवर्सिटी इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीशीज में आप देखेंगे कि बहुत सारी विभिन्नताएं या वेरिएशन पाए जाते हैं। जैसे राइस में लगभग 50,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, चावल में 50,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, आम में लगभग 1,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हर प्रजाति का अपना विशेष लक्षण होता है। हर प्रजाति जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे से अलग होती है। जैसे सगे भाई बहन एक दूसरे से अलग होते हैं, हम क्लास में सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं सब के सब एक ही स्पीशीज के, लेकिन एक ही स्पीशीज के अंदर इतने सारे वेरिएशन, किसी की नाक लंबी, किसी का कलर फेयर, किसी की आँखें नीली, किसी की आँखें काली, किसी की आँखें भूरी, किसी के कर्ली हेयर। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर एक ही स्पीशीज के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट लेवल की डाइवर्सिटी जिसको हम अध्ययन करते हैं वो कहलाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें हर स्पीशीज में मिलती है। जैसे भारत में ट्रॉपिकल एरिया ज़्यादा है, तो जब एरिया गर्म होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, डे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्टिविटी के सर्वाइवल की गुंजाइश जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर वैरायटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए आप देखेंगे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ह्यूमन की, मनुष्य की बहुत सारी रेसेस पाई जाती हैं। कश्मीरी प्रजाति, हिमाचल की प्रजाति, तिब्बती प्रजाति, जम्मू की अलग प्रजातियां हैं, पंजाबी ब्रीड, हरियाणवी ब्रीड, राजस्थानी ब्रीड, नेपाली ब्रीड, उत्तराखंड के अलग प्रजातियां हैं, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, असमिया, मराठी,
इस तरह से आप देखते होंगे ये तो वैरायटी क्षेत्रवाद है, जातिगत का विभाजन नहीं है। ये व्यवस्था आपकी रेसेस के चेंजेस हैं जो एक ही प्रजाति के मनुष्य के बीच में इतनी सारी प्रजातियाँ, फिर अकेले हम यूपी में ही देखेंगे तो बहुत सारी फिर कास्ट हैं। कास्ट मतलब रेसेस है। जैसे आप देखेंगे एक रेस में एक विशेष कैरेक्टर कॉमन मिलेगा, तो ये इस जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। दूसरा डाइवर्सिटी का जो अध्ययन का पॉइंट है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे भी आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ी तो आपने देखा हो गन्ना है, तो गन्ना रस के लिए जो गन्ना लगाया जाता है उसकी वैरायटी अलग है, जो गुड़ के लिए गन्ना लगाया जाता है उसकी वैरायटी अलग है, जो गन्ना स्पिलर में प्लांट में दिया जाता है शुगर के लिए उसकी वैरायटी अलग है। यानी जैसी आपकी ज़रूरत होती है उस तरह का गन्ना लगाते हैं। राइस खीर के लिए अलग है, पुलाव के लिए चावल अलग है, खाने के लिए भात अलग है। तो इस तरह से ये जो वैरायटी आपको अलग अलग देखने को मिलती है, इन सब वैरायटी को हम अध्ययन करते हैं जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी पर। अब एक ही जेनेटिक डाइवर्सिटी का समूह स्पीशीज डाइवर्सिटी के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो सब मिलकर के एक स्पीशीज डाइवर्सिटी का निर्माण करती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी हम लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में ज़्यादा, इस क्षेत्र में कम है। जैसे भारत के, आप भारत का रक्षा आपने देखा होगा, ये है गुजरात, ये है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ पर मानसून आता है और ऊंची पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में, जिससे मानसून यहीं रुक जाता है। तो गर्मी के साथ साथ में ज़्यादा बारिश इस क्षेत्र में है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और ये मानसून यहाँ पर कम बारिश करता है। इसके पीछे वाला एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है, पानी की कमी होती है, यहाँ पर डाइवर्सिटी कम है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा डाइवर्स है ईस्टर्न घाट की तुलना में। स्पीशीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। इसका मतलब स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, प्रजातियाँ यहाँ पर ज़्यादा पाई जा रही हैं, यहाँ पर प्रजातियाँ कम पाई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही है। ऊपर माउंटेन एरिया मिल रहा है, उसके नीचे घाटियाँ मिल रही हैं, फिर नीचे प्लेन एरिया है, फिर सी कास्ट है। इतनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कम क्षेत्र में मिल रही है। टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश भी पर्याप्त है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, और आपको मालूम है एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर डिसीडुअस फॉरेस्ट होंगे, पीछे की ओर बारिश कम हो रही है तो एवरग्रीन नहीं होगी, वैरायटी यहाँ कम होगी। तो ये सेकेंड लेवल की वैरायटी जिसमें स्पीशीज वीनेस और स्पीशीज रिचनेस जैसे फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरा जो लेवल है वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। जब हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम बायोम के लेवल पर अध्ययन करते हैं या कंट्री के लेवल पर अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि तुलना करें एक बड़े एरिया में जहाँ पर इकोसिस्टम ही अलग है, वहाँ पर हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। जैसे एक कंट्री है आपका इंडिया, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमेशा नॉर्वे से अधिक ही होगी। इसका कारण क्या है? नॉर्वे, ये आपको मालूम है कि पृथ्वी में ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे का जो क्षेत्र है ये होगा ट्रॉपिकल एरिया, और फिर टेम्परेट जोन, ऊपर जोन बढ़ेंगे या नीचे जोन बढ़ेंगे, और उसके ऊपर
तो जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे की ओर बढ़ेंगे ध्रुवों से, तो ध्रुवों से ऊपर या नीचे की ओर बढ़ने पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। नॉर्वे में, नॉर्थ पोल में और इंडिया में इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास सनलाइट ज़्यादा होगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा होगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इंडिया में आपको मालूम है कि ऊपर का एरिया कौन सा है, टेम्परेट जोन, ठंडा क्षेत्र है हिमालय का, तो वहाँ का बायोम दूसरा होगा, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरी होगी। राजस्थान में डिजर्ट है, तो यहाँ की वैरायटी अलग होगी। ये कौन सा है, ग्रास लैंड है या क्रॉप लैंड है, खेती का मैदान है, यहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा होंगी। कैसा एरिया है ये, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डिसिडुअस, और नीचे की ओर ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ किनारे की ओर मैंग्रोव एरिया है, तो अलग अलग तरीके के इकोलॉजिकल कंडीशन दिख रही है। डिजर्ट एरिया का एडाप्टेशन अलग होगा, तो उसकी स्पीशीज में जो वेरिएशन होंगे वो डिजर्ट एरिया में मिलेंगे। टेम्परेट जोन में, ठंडे क्षेत्र में, हिमालयन जोन है वहाँ पर ठंडे जीव मिलेंगे। यहाँ पर डिसिडुअस फॉरेस्ट वाला जो पर्णपाती वन क्षेत्र है इसकी अलग वैरायटी होंगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपका वर्षा वाला पर्णपाती वर्षा सदाबहार वन वाला जो क्षेत्र है वो रेन फॉरेस्ट की स्थिति अलग है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट की सबकी वैरायटी अलग है। वो वैरायटीज इकोसिस्टम में ही सर्वाइव करेंगी जिसके लिए वो बनी है। इस प्रकार से भारत में 5-6 प्रकार के इकोसिस्टम मिल रहे हैं, जबकि नॉर्वे में कौन सा इकोसिस्टम, एकमात्र इकोसिस्टम मिलता है टेम्परेट ऑब्लिक पोलर, ठंडा क्षेत्र होगा, और इसी कारण से यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम है। और भारत में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि भारत में मुख्य पर्वतीय क्षेत्र से नीचे समुद्र तटीय में जो क्षेत्र हैं डिजर्ट से लेकर के और डिसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, तो हर तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। तो इसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस प्रकार से डाइवर्सिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमने बताया था जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी के को अध्ययन करने का काम संयुक्त राष्ट्र की संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लें। इस IUCN के द्वारा नियमित तौर पर बायोडायवर्सिटी का डाटा इकट्ठा किया जाता है, और जो जानकारियाँ हमें ज्ञात हैं उस डाटा में बताया गया है कि वर्तमान में 1.5 मिलियन प्रजातियाँ पृथ्वी में उपलब्ध हैं। IUCN International Union for Conservation Nature and Natural Resources
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN के अनुसार दुनिया में कुल 1.5 मिलियन स्पीशीज का डाटा इकट्ठा किया गया है, यानी कुल 1.5 मिलियन स्पीशीज ज्ञात है। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार दुनिया में ये डाटा जो है ये स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि दुनिया में लगभग 7 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास में जो स्पीशीज की जानकारी है वो लगभग 20% से 25% है, यानी हमारे पास में कुल 25% स्पीशीज ज्ञात हैं और 75% करीब स्पीशीज अज्ञात हैं, जिनके बारे में लगातार अभी काम करना बाकी है। और वो काम भी जो है उन क्षेत्रों में करना है जो गर्म क्षेत्र हैं, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है और ट्रॉपिकल एरिया का अभी पूरी रिपोर्टिंग स्पीशीज की नहीं हो पाई है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में करीब 20 से 50 मिलियन स्पीशीज हो सकती है। अब ये डाटा कौन सा डाटा कितना सही है ये अलग विषय है, लेकिन अभी तक अगर पूछा जाए तो ज्ञात स्पीशीज 1.5 मिलियन है और 7 मिलियन तक हो सकती है, रॉबर्ट मे ने कहा है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं 20 से 50 मिलियन तक स्पीशीज हैं, ये भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा में बैक्टीरिया का और वायरस का डिटेल है ही नहीं। जो हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम छोड़ करके बात नहीं कर सकते, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डाटा नहीं है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए डाटा हो सकता है ज़्यादा हो, ये अलग विषय है। लेकिन ये तय है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होती है और कोल्ड एरिया में, ठंडे एरिया में कम होती है। वर्तमान में जो डाइवर्सिटी के आइडिया है, जो जानकारियाँ हैं, उसमें से हमारे पास जो अभी तक डाटा है उसमें 70% एनिमल और 22% प्लांट्स की जानकारियाँ इकट्ठी की गई है। टोटल स्पीशीज जो है 70% क्या है, एनिमल्स की है और 22% प्लांट स्पीशीज हैं, और एनिमल की जो स्पीशीज हैं 70%, उनमें इन 70% में से भी टोटल एनिमल की स्पीशीज का 70% इंसेक्ट है। इसका मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञात स्पीशीज इंसेक्ट की हैं। और अगर हम देखें कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इनवर्टिब्रेट में क्या है, वर्टिब्रेट में क्या है और प्लांट में क्या है, तो NCERT बुक में पाई डायग्राम की सहायता से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। NCERT में इस तरह के पाई डायग्राम बनाए गए हैं। ये पाई डायग्राम है वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स। इन तीनों की डाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश की गई है, किस ग्रुप में कितने ज़्यादा एनिमल्स हैं। तो इंसेक्ट में जो डाटा इकट्ठा किया गया उसमें 75%, जो इनवर्टिब्रेट में जो डाटा है उसमें देखा गया है कि 75% के इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा क्या है दुनिया में इंसेक्ट हैं इनवर्टिब्रेट की पॉपुलेशन में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अदर एनिमल ग्रुप हैं और तीसरे नंबर पर
मोलस्क है। और तीसरे नंबर पर क्या है? मोलस्क। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंसेक्ट में क्या स्थितियां हैं। और फिर देखिए इंसेक्ट भी आर्थ्रोपोडा में आता है और चौथे नंबर पर क्रस्टेशिया है। क्रस्टेशिया भी मोलस्का में ही आता है, तो सॉरी आर्थ्रोपोडा में ही आता है। तो आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस दोनों आते हैं। इस तरह से ये क्लियर है कि फाइलम की लिस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो मिली है, हमें सबसे ज़्यादा संख्या मिली है स्पीशीज की, वो मिली है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। 75% इंसेक्ट है और लगभग 5% क्रस्टेशियंस है। तो 80% पॉपुलेशन के लिए आर्थ्रोपोडा की है। उसके बाद लगभग 15% से थोड़ा कम 12 या 13% के लिए जो है अदर एनिमल ग्रुप है। और तीसरे नंबर पर मोलस्क। ठीक है, तो सर लिस्ट में आप देखेंगे इनवर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट की है, दूसरे पर अदर ग्रुप्स हैं, तीसरे पर मोलस्क हैं, चौथे पर क्रस्टेशियंस आते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम वर्टिब्रेट्स का डाटा देखें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा ये आपका फिशेस सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप वर्टिब्रेट्स का फिशेस है। और फिशेस टोटल वर्टिब्रेट्स की लगभग आधी हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर डाइवर्सिटी में आपका बर्ड्स हैं, फिर थर्ड पे रेप्टाइल्स हैं, नंबर 1 फिश, सेकेंड बर्ड, थर्ड पर आपके रेप्टाइल्स हैं, फोर्थ नंबर पर एम्फीबियंस हैं और फिफ्थ पर से अगर हम वर्टिब्रेट्स की लिस्ट देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप फिशेस है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बर्ड्स हैं, तीसरे पर रेप्टाइल्स हैं। ठीक इसी प्रकार से हम डाइवर्सिटी का अध्ययन अगर प्लांट्स में करें तो फंजाई सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है। टोटल पॉपुलेशन का लगभग 40% फंजाई है। और इस दृष्टि से फंजाई डाइवर्सिटी की दृष्टि से सर्वाधिक विविधता वाला ग्रुप है। और दूसरे नंबर पर एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो क्लियर है आपका डाइवर्सिटी का एक रफ डाटा है जो एनसीईआरटी बुक में पाई डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। इस डाटा में बताया गया है कि इनवर्टिब्रेट्स में सर्वाधिक डाइवर्सिटी इंसेक्ट में है, उसके बाद अदर एनिमल्स के ग्रुप में, तीसरे पर मोलस्का आता है। वर्टिब्रेट्स में डाइवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर फिशेस, सेकंड पे बर्ड्स, थर्ड पर रेप्टाइल्स है। और प्लांट्स में सर्वाधिक डाइवर्स ग्रुप फंजाई है, सेकंड पर आपका एंजियोस्पर्म है और उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म, मासपर्म वगैरह आते हैं। ठीक है, तो सॉरी एल्गी आती है। एंजियोस्पर्म के बाद तीसरा बड़ा ग्रुप है आपका एल्गी। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 90% पॉपुलेशन में आपका फंजाई, एंजियोस्पर्म और एल्गी आ जाती है।
ये डाइवर्सिटी का डाटा है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसको जानना और याद करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये लिमिट तय कर दी गई है कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर ना हो, और इसलिए एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आपके लिए बेकार नहीं है। एक एक लाइन लिखी है, उसको आपको याद कर लेना चाहिए। और दूसरी खास बात है जो एनसीईआरटी में ही दी है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का वह हिस्सा जो भारत की सीमा के अंदर आता है वह 2.4% है। यानी विश्व के क्षेत्रफल में से भारतीय क्षेत्रफल 2.4% है और विश्व की कुल डाइवर्सिटी का 8.1% भारत में पाया जाता है। इसका मतलब भारत में डाइवर्सिटी अपनी क्षमता से 4 गुना अधिक है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बताया था ट्रॉपिकल एरिया में भारत का स्थित होना। भारत जिस क्षेत्र में है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं, डिजर्ट भी हैं, कोल्ड डिजर्ट भी हैं, हॉट डिजर्ट भी हैं, ग्रासलैंड भी हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग इकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं और साथ में हॉट क्लाइमेट है जो डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। माउंटेन ऊंचे पर्वत भी हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत भी भारत में हैं। तो इन सब विविधताओं की वजह से भारत में अपने क्षेत्रफल की तुलना में लगभग 4 गुनी यानी टोटल डाइवर्सिटी विश्व की स्पीशीज की संख्या की 8.1% भारत में पाई जाती है। और इसी डाइवर्सिटी का अध्ययन करने के बाद विश्व के कुछ मेगा डाइवर्सिटी जोन या मेगा डाइवर्सिटी कंट्री की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें इस लिस्ट में 12 कंट्रीज को शामिल किया गया है। 12 जो देश हैं उन देशों की लिस्ट में भारत 8वें नंबर पर है। विश्व में मेगा डाइवर्सिटी रीजन कुल 12 लोकेट किए गए हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी रिचनेस है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। उस डाइवर्सिटी रिचनेस वाले 12 जोन में से 8वें नंबर पर भारत है। और सर्वाधिक डाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है वो है अमेजन फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया जो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो सर्वाधिक डाइवर्स एरिया है। और एक जानकारी के अनुसार साउथ अमेरिका के अमेजन फॉरेस्ट में 50,000 प्लांट की, 3,000 फिशेस की, 1300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स व एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की, लगभग 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स की व 2 लाख के आसपास इंसेक्ट की वैरायटी पाई जाती है। यानी इस संख्या को जब हम लिखेंगे तो आपको संख्या समझ में आएगी कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। अमेजन फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है। दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक हमने क्या बताया आपको, मेगा डाइवर्सिटी जोन। मेगा डाइवर्सिटी जोन टोटल काउंट किए गए हैं 12। जो जानकारी इकट्ठी की गई है 12 क्षेत्रों पे डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई गई है। इन 12 डाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों पे इंडिया की पोजीशन 8 है और मैक्सिमम डाइवर्सिटी अमेजन क्षेत्र में पाई गई है, अमेजन फॉरेस्ट में पाई गई है। ये साउथ अमेरिका में स्थित है। इस क्षेत्र में हमने बताया था
50,000 प्लांट्स की स्पीशीज हैं। 3,000 के मतलब 1000 फिशेस की स्पीशीज ज्ञात हुई हैं। बर्ड्स की 1300, बर्ड्स की 13 और 1,300 स्पीशीज। मैमल्स की 427 स्पीशीज। इसके बाद हम देखते हैं रेप्टाइल्स की जो स्पीशीज हैं वह भी एम्फीबिया की 427, रेप्टाइल्स की 378। एक लाख 25,000 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स। और 2 लाख स्पीशीज इंसेक्ट की जाए। ये इतनी बड़ी संख्या बता रही है कि निश्चित तौर पर अमेजन फॉरेस्ट सर्वाधिक डाइवर्सिटी वाला एरिया है, जबकि इंडिया में हमें 45,000 स्पीशीज की जानकारी मिली है, जिसमें से 9,000 प्लांट्स की स्पीशीज हैं। जितनी स्पीशीज जानकारी मिली है इंडिया में 45,000। टोटल संख्या स्पीशीज हैं इंडिया में 45,000, जिसमें प्लांट की 9,000 हैं और बाकी जो बची 9,000 आप माइनस कर दीजिए तो लगभग 36,000 स्पीशीज एनिमल्स हैं। 36,000 एनिमल्स। 36,000 एनिमल और 9,000 प्लांट की स्पीशीज, टोटल 45,000 स्पीशीज हमें इंडिया में ज्ञात हैं। इसी दृष्टि से भारत को 8वां मेगा डाइवर्स जोन घोषित किया गया है, जबकि अमेरिकन एरिया में अब इसकी संख्या काउंट करिए 2 लाख 3 लाख 25,000 और उसके अलावा 3, 25 और 50, 375 हो गया। 375 के बाद फिर लगभग 3 लाख 3,80,000 स्पीशीज हमारे अमेजन फॉरेस्ट में पाई गई। कहाँ 3,80,000, कहाँ पर आपको 45,000। कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये स्पीशीज डाइवर्सिटी की दृष्टि से, इसीलिए सर्वाधिक डाइवर्स जोन आपका अमेजन का क्षेत्र है। फिर यह डाइवर्सिटी कैसे आप देखते हैं कि इक्वेटर से ऊपर की ओर घटती है या बढ़ती है, उसका एक रफ डाटा एक कंपैरेटिव चार्ट की सहायता से हम डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। कुछ देशों की लिस्ट है, जैसे कोलंबिया, इंडिया, अमेरिका का न्यूयॉर्क वाला एरिया या अमेरिका और ग्रीनलैंड है। कोलंबिया, इंडिया, न्यूयॉर्क,
अमेरिका का क्षेत्र हो गया, और चौथा देश हम लेते हैं ग्रीनलैंड। आपको मैंने बताया था ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद पोलर जोन आता है। तो इन जोनेशन में हम देखेंगे पोलर जोन ठंडा क्षेत्र है, और गर्मी जैसे जैसे घटती है डाइवर्सिटी घटती जाती है, ये चीज़ें हमें स्पष्ट होता है। तो डाइवर्सिटी घटने का और बढ़ने का जो क्रम है वो आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के आसपास का एरिया जो गर्म क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं या नीचे की ओर बढ़ते हैं पोल्स की ओर, तो डाइवर्सिटी घटती है। इस डाटा को एक बर्ड डाइवर्सिटी के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। बर्ड्स डाइवर्सिटी का एक डाटा एनसीईआरटी में शेयर किया गया है। ये कंट्री है, ये जोन है, कोलंबिया ट्रॉपिकल एरिया में आता है, इंडिया ट्रॉपिकल एरिया में आता है, कोलंबिया सेंट्रल रीजन में है, इक्वेटर के पास है, इंडिया थोड़ा सा ऊपर है, न्यूयॉर्क और ऊपर है, और ग्रीनलैंड और ऊपर है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो दिखाया है ये इक्वेटर से ऊपर की ओर दिखाया है। फर्स्ट पोजीशन पर जो कोलंबिया है इक्वेटर के पास है, सेकंड पोजीशन पर इंडिया है, वो आपकी कर्क रेखा के पास है, तीसरे नंबर पर जो यूएसए है और ऊपर है 36 डिग्री के आसपास, और ग्रीनलैंड पोल्स के पास है। इन चारों की कंट्रीज में बर्ड डाइवर्सिटी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि डाइवर्सिटी धीरे धीरे पोल की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। तो कोलंबिया में 1400, इंडिया में 1200 बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती है। दोनों ट्रॉपिकल एरिया हैं, गर्म क्षेत्र में, जबकि न्यूयॉर्क में टेम्परेट और ग्रीनलैंड पोलर जोन में आता है। तो संख्या हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में 105, और ग्रीनलैंड में कुल 56 यानी 56 बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि ये इक्वेटर के पास है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। इक्वेटर से थोड़ा सा दूर बढ़े तो लाइन ऑफ कैंसर के पास, कर्क रेखा के पास स्पीशीज की डाइवर्सिटी, बर्ड्स की स्पीशीज की डाइवर्सिटी रहती है 66 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री के आसपास। अमेरिका है, न्यूयॉर्क का एरिया है 50-60 डिग्री पे, वहाँ डाइवर्सिटी और कम हुई। और पोलर जोन में जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर डाइवर्सिटी और बढ़ती है। इस प्रकार से देखा इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर, या यानी नॉर्थ की ओर जाने पर, इक्वेटर से साउथ की ओर, पोल्स की ओर जाने पर दोनों तरफ हम देखते हैं डाइवर्सिटी घटती जाती है। और ये डाटा एनसीईआरटी में दिया है। इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से डेटा की सहायता से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो हॉट क्लाइमेट है, गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर डाइवर्सिटी हमेशा ज़्यादा होगी, और जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर डाइवर्सिटी हमेशा कम होगी। धीरे धीरे टेम्परेट रीजन की तरफ बढ़ने पर, पोलर रीजन की ओर बढ़ने पर डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद जो ट्रॉपिकल रीजन की प्रोडक्टिविटी है
उसको ये समझ में आया कि लाइट की उपलब्धता बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को कौन कौन प्रभावित करता है? प्रोडक्टिविटी या इसको कौन प्रभावित करता है? नंबर 1, किसी भी क्षेत्र में फोटो पीरियड जितना ज़्यादा होगा, कौन सी लाइट? सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर डाइवर्सिटी अधिक होगी। दूसरा है अनडिस्टर्ब टेम्परेचर, और अनडिस्टर्ब टेम्परेचर यानी टेम्परेचर या एनवायरमेंटल कंडीशन में स्टेबिलिटी, ये भी डाइवर्सिटी को प्रभावित करती है। इनको समझाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसको डिस्कस किया गया है और ये बतलाने का प्रयास किया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा कि प्रोडक्टिविटी कैसे प्रभावित होती है, किसी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी में कौन कौन से कारक उसको नियंत्रित करते हैं। उसमें कई अलग अलग वैज्ञानिकों के जो प्रयोग हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी को समझाने के लिए, उसमें पहला एक्सपेरिमेंट है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का। 3 एक्सपेरिमेंट हैं प्रोडक्टिविटी को समझाने के लिए। 3 एक्सपेरिमेंट हैं। पहला है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। दूसरा एक्सपेरिमेंट है डेविड टिल का। और प्रोडक्टिविटी को दर्शाने के लिए तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है पॉल हर्लिक का। अब तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को समझाया, जिसमें उन्होंने एक ग्राफ की सहायता से बताया कि ये 2 ग्राफ के जो आर्क हैं, एक आर्क एरिया और दूसरा आर्क स्पीशीज रिचनेस को दर्शाता है। ये क्या है? एरिया, और दूसरा है स्पीशीज रिचनेस। तो उन्होंने बताया जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जाती है। एक ग्राफ उन्होंने इस तरह से दिया, दूसरा ग्राफ इस तरह से आया जिसमें एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती हुई दिखाई दी। तो ये दोनों जो परिणाम उनके प्राप्त हुए उसमें उन्हें स्पष्ट हुआ कि एरिया बढ़ने पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, यानी एरिया कम होगा डाइवर्सिटी कम होगी, एरिया ज़्यादा होगा डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट डेविड टिलमैन का है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने क्या बताया
इंक्रीज विद एरिया, स्पीशीज रेजिस्टेंस इंक्रीज विद एरिया, क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ साथ स्पीशीज की रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। इसको मैंने चार्ट के साथ समझाया और इसको समझाने के लिए विशेष फार्मूला भी दिया। अब एनसीईआरटी में देखेंगे उस फार्मूले में उन्होंने S इक्वल टू CAZ करके एक फार्मूला दिया, उसको आप देख लीजिएगा। तो सेकंड आपको उन्होंने एनसीईआरटी में जो डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है उसमें डेविड टिलमैन ने दो प्लॉट दिए, प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 2। जैसे जमीन के भूखंड में दो प्लॉट में उन्होंने बताया कि एक प्लांट में स्पीशीज डाइवर्सिटी अधिक थी, स्पीशीज डाइवर्सिटी मोर, दूसरे में लेस। एक प्लॉट में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा थी और दूसरे प्लॉट में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम थी। तो उसको जब उन्होंने दोनों प्लॉट में देखा तो ये देखा कि इसका इकोसिस्टम स्टेबल था, इकोसिस्टम मोर स्टेबल था, उसकी डाइवर्सिटी भी ज़्यादा थी। जिसका इकोसिस्टम लेस स्टेबल था उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम थी। यानी किसी स्पीशीज को अगर स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती है। अगर इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी कम होती है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होता है बहुत लंबी रेंज को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं होती। कोई भी एनिमल है 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर को सहने की क्षमता भी हो और माइनस या 0 डिग्री टेम्परेचर को सहने की क्षमता भी हो, तो जो टॉलरेट रेंज है उसकी 50 डिग्री की हो गई, तो वो ऐसी क्षमता वाले एनिमल कम होंगे। जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन में ये इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी है, जैसे टेम्परेचर की जो रेंज है 20 से 30 डिग्री है, तो ऐसे एनिमल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब ठंड ज़्यादा होगी तो 2 नंबर वाले प्लाट का जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल खत्म हो जाएंगे। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो एनिमल खत्म हो जाएंगे, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी उनकी घटेगी। लेकिन चूँकि एरिया वाइज टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जब यहाँ स्टेबिलिटी कम है तो कम स्टेबिलिटी जब अधिक है, यानी टेम्परेचर जो में फ्लक्चुएशन कम है, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और प्रोडक्टिविटी का ये जो फार्मूला है उसके लिए एक उदाहरण की सहायता समझ सकते हैं आप कि जैसे कोई भी एरिया वो अगर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी लेस, प्रोडक्टिविटी कब लेस होगी जब वेरिएशन अधिक होगा। इकोसिस्टम वहाँ पर स्टेबल होगा जहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा होगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। दोनों का आपसी संबंध है। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, इकोसिस्टम की अनस्टेबिलिटी स्पीशीज की डाइवर्सिटी को घटाती है। ऐसी स्पीशीज या ऐसा इकोसिस्टम जिसमें रेजिस्टेंट टू डिसेबिलिटी, यानी कोई अचानक कोई ठंड आई लेकिन तुरंत फिर वापस वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया, तो जो अपने जो डिसअसेसमेंट हुआ था, डिस्टर्बेंस हुआ था, उसको मेंटेन करने की क्षमता जिस इकोसिस्टम में ज़्यादा होगी उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जिस इकोसिस्टम में रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी, रीस्टेब्लिशमेंट कैपेसिटी ज़्यादा होगी और स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होने के साथ साथ एक्जोटिक स्पीशीज जो विदेशी प्रजातियाँ हैं उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी। उन एक्सटिंक्ट वो विदेशी प्रजातियों के प्रति अपने आप इकोसिस्टम को बचाए रखने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा।
इस प्रकार से डेविड टिलमैन ने किसी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी के लिए 4 फैक्टर बताए, जहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा हो, एक्जोटिक वैरायटी के प्रति रीस्टेब्लिशमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा हो, और साथ में स्पीशीज की डाइवर्सिटी अगर पर्याप्त ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पर अगर किसी इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है तो स्टेबिलिटी कम होगी, इकोसिस्टम में अगर स्टेबिलिटी कम है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी, इकोसिस्टम में अगर भी स्टेब्लिशमेंट की कैपेसिटी नहीं है तो फिर से वो स्पीशीज दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो डाइवर्सिटी कम होगी। या किसी एक्जोटिक वैरायटी के संपर्क में आने पर वहाँ अगर बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, कोई बाहरी प्रजाति वहाँ के इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है, तो वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। इस प्रकार स्पीशीज डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डेविड टिलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया। और तीसरा एक्सपेरिमेंट है पॉल एहरलिख का, जिन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी। रिवेट मतलब बोल्ट, नट बोल्ट। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जहाज में एक एरोप्लेन में आप बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी सीट हैं, उस एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, और उन लोगों जो बैठे हैं, जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, वो नट बोल्ट से कसी हुई है। तो अगर आप एरोप्लेन के कुर्सियों को कसने वाले नट बोल्ट को खोल दें तो एरोप्लेन के सिस्टम में कोई विशेष अंतर नहीं आता। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती हैं इकोसिस्टम में, जो इकोसिस्टम में ऐसी ही पेंच की तरह होती हैं जिनके आने या जाने से इकोसिस्टम में कोई विशेष अंतर नहीं आता। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप एरोप्लेन के पंख के बोल्ट को खोल दें तो एरोप्लेन डिसबैलेंस हो जाएगा और गिर जाएगा, क्रश कर जाएगा। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में कुछ की स्टोन स्पीशीज होती हैं, अगर वो की स्टोन स्पीशीज किसी इकोसिस्टम की प्रभावित हो जाएं तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ऐसी की स्टोन स्पीशीज का उदाहरण उन्होंने दिया फिग, अंजीर, बरगद के पौधे, जिन पर बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उनके द्वारा जो बीट होती है वो बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कम फायदेमंद होती है। लायन है, टाइगर है, ये इकोसिस्टम की बैकबोन है। उन्होंने बताया कि की स्टोन स्पीशीज जो इकोसिस्टम की बैकबोन है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उनके सर्वाइवल के डिस्टर्बेंस से इकोसिस्टम प्रभावित होता है और छोटी मोटी स्पीशीज से विशेष अंतर नहीं आता है। ये बात पॉल एहरलिख ने अपने एक्सपेरिमेंट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में दिया। इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक चल रहा है इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी का, उसमें अब हम प्रोडक्टिविटी के बाद लॉस के बारे में भी पढ़ेंगे। आप देखते हैं IUCN जो बुक है, रेड डाटा बुक जारी करती है, वह एक्सट्रीम वैरायटी जो विलुप्त हो चुकी हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज की लिस्ट जारी करती है। तो हम देखते हैं पिछले ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज की संख्या जो विलुप्त हुई हैं अभी हाल में, उनकी संख्या लगभग टोटल 748 है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट, 389 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट की स्पीशीज हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज में मॉरिशस में विलुप्त हुआ प्रमुख पक्षी डोडो, अफ्रीका का विलुप्त हुआ पक्षी क्वागा, ऑस्ट्रेलिया में थाइलियंस, रसिया में स्टीलर सी काऊ और टाइगर की 3 प्रजातियां, बाली, जावा और कैस्पियन क्षेत्र की टाइगर की 3 प्रजातियां, ये विलुप्त हुई कुछ प्रजातियां हैं जिनके नाम आपके NCERT बुक में दिए गए हैं। इनको याद करना है और ये भी जानना जरूरी है कि पिछले 20 वर्षों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी प्रतिवर्ष 1 से अधिक स्पीशीज के विलुप्त होने का क्रम चल रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। अगर मानवीय गतिविधियाँ इसी तरह से किसी इकोसिस्टम को पर हस्तक्षेप करती रहीं तो इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी लगातार घटती जाएगी, जो इकोसिस्टम की स्थायित्व के लिए खतरा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।